Hello, good morning, and welcome to all of you. I am Rajesh Kumar Singhal, and from today we will start the exam preparation. And from this lecture, we will discuss about the some MCQs related to the cell biology, especially focusing on the cell membrane and the history of cell biology, also the some questions from the cell wall. So friends, generally from ICR, JRF, ARS or SRF exams, mostly questions asked from the cell biology. So we'll discuss about what types of questions are asking in the exams and what are the important questions. So friends, let's start with the cell biology history. तो जो आपकी सेल बायोलॉजी हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु डिस्कवर्ड द सेल। बट इतना इजी क्वेश्चन है, जनरली आजकल एग्जामों में नहीं पूछते हैं कि दैट हु डिस्कवर्ड द सेल्स, बट वो फॉर बेसिक फाउंडेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको पता होना चाहिए दैट रॉबर्ट हुक is the first person who discovered the cells। और किस सन में किया था? 1665। तो आपको दोनों चीज याद होनी चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवरी की थी। ओके। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी दैट इज द नॉन लिविंग सेल। Okay, so he discovered the cells in the slice of pork। तो कभी कभी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकते हैं कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल्स इन द स्लाइस ऑफ पोर्क, और भी कुछ ऑप्शन में दे सकते हैं कि स्लाइस ऑफ वुड, स्लाइस ऑफ ये एनिमल्स, कुछ भी दे सकते हैं। तो आंसर हमारा जाएगा स्लाइस ऑफ पोर्क। और तीसरा क्वेश्चन है दैट रॉबर्ट हुक यूज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट सेल थी वो किसकी हेल्प से देखी गई थी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल इज द हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसी स्ट्रक्चर उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखी थी। सो ही कॉल्ड सेल एज ए हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? तो स्ट्रक्चर कैसी थी? हनी कॉम्ब जैसी। आल्सो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल वर्ड दिया था तो उन्होंने दिया था सेलुला। ओके, सेलुला का मीनिंग होता है स्मॉल रूम, क्योंकि जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे ऐसे होती है। तो दिस इज नोन एज स्मॉल रूम। ओके, तो उन्होंने सेल को नाम क्या दिया था रॉबर्ट हुक ने? सेलुला। ओके, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? सेलुला। तो आंसर जाएगा आपका सेलुला। ओके, देन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सेल डिस्कवरी थी जो रॉबर्ट हुक ने की थी वो पब्लिश की थी उन्होंने एक बुक, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी, तो कोई भी बुक का नाम दे दोगे लेकिन आपका आंसर जाएगा माइक्रोग्राफिया। ओके, तो आपका जो रॉबर्ट हुक का जितना भी कंट्रीब्यूशन था वो क्लियर हो गया कि रॉबर्ट हुक इज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल इन द ईयर 1665 एंड ही डिस्कवर्ड सेल इन द स्लाइस ऑफ पोर्क। ओके, एंड दिस इज ए नॉन लिविंग सेल्स। हालांकि बाद में इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था, ठीक है, अंडर हिज माइक्रोस्कोप, एंड ही द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल्स इज द हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस सेलुला इज ए लैटिन वर्ड। ओके, जैसे आ सकता है कि आपका लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है, तो सेलुला इज द लैटिन वर्ड और मीनिंग होता है इसका स्मॉल रूम। और जो आपका सेल डिस्कवरी की पब्लिकेशन हुआ था माइक्रोग्राफिया। ओके, तो हमारा रॉबर्ट हुक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन आए ठीक है, हो जाएगा। सेकंड साइंटिस्ट जो रिलेटेड था सेल बायोलॉजी से वो थे एंटोनी वॉन
ल्यूवेनॉक। ओके, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाया। ओके, तो पहला तो ये था कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एंटोनी एबी ल्यूवेनहॉक। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स, अब उसमें अगर आपके ऑप्शन चल जाए जैसे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या स्लाइडन एंड स्वान, या फिर तो आंसर आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जाएगा। और ओनली अगर सेल्स आया है तो आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। ओके, सो ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स इन द एल्गी स्पाइरोगायरा। तो ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक था उसने जो सेल्स की डिस्कवरी की वो किससे की थी? एल्गी स्पाइरोगायरा से, जबकि रॉबर्ट हुक ने किससे की थी? स्लाइस ऑफ कॉर्क। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के दो कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाया, सेकंड उन्होंने लिविंग सेल्स एल्गी स्पाइरोगायरा में डिस्कवर की थी। ओके, फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है सेल बायोलॉजी में वो होता है थियोडोर श्वान एंड द मैथ्यूस जैकब स्लाइडन। ओके, तो जनरली हम इनको बोलते हैं स्वान एंड स्लाइडन। तो इनका आता है 1839 में। तो इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। ओके, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि हु प्रपोज द सेल थ्योरी, तो आपके ऑप्शंस में मिल जाते हैं रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, स्वान एंड स्लाइडन, रुडोल्फ लुईस पास्चर। तो आपका आंसर जाएगा स्वान एंड स्लाइडन। ओके, इसके अलावा 1855 में, इसके अलावा जो आपकी सेल थ्योरी है वो जनरली क्या बोलती है? दैट सेल्स आर ए कॉमन यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट, कि जो आपकी सेल्स है वो आपकी एक कॉमन या बेसिक यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन डेवलपमेंट। मीन्स ये आपकी सबसे छोटी यूनिट है। ओके, आपकी बॉडी की, एनिमल्स एंड द प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, उसके एक्सेप्शन है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो किसमें फॉलो नहीं होती है, तो एक्सेप्शन है वायरस। ओके, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंट साइंटिस्ट दैट इज रुडोल्फ विर्चो। तो इन्होंने 1855 में क्या बोला था? न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स बाय द सेल डिवीजन। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी जितनी भी नई सेल्स है वो कहां से बनेगी? जो आपकी प्रीवियसली ऑलरेडी सेल्स है उनके थ्रू सेल डिवीजन प्रोसेस से बनेगी। तो उन्होंने एक तरह से सेल थ्योरी को अपडेट किया था। तो दिस इज नोन एज जो ओमनिस सेलुला एक्ट सेलुली। ओके, तो उनका स्टेटमेंट कभी कभी आ जाता है कि न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन गिवन बाय द रुडोल्फ विर्चो। तो आंसर इसका रुडोल्फ विर्चो ही है। ओके, इसके बाद लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन आता है 1859 में। तो उन्होंने बोला था ही फाउंड दैट लाइफ फॉर्म्स कैन अकर स्पॉन्टेनियसली। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो इस पृथ्वी पर लाइफ है वो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ओरिजिनेटेड हुए हैं, जबकि हालांकि बाद में ये थ्योरी फेल हो गई थी, लेकिन इनका ये स्टार्टिंग में उस टाइम का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था लुईस पास्चर का। ओके, इनका माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है अर्नेस्ट रस्का का इन 1931। तो उन्होंने क्या किया था? ही बुल्ट द फर्स्ट टैम। टैम इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर आपका हमेशा जाएगा ई रस्का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ओरिजिन ऑफ लाइफ से भी बनता है। तो 1989 में एक साइंटिस्ट थी दैट इज नोन एज लिन मार्गुलस। तो उन्होंने क्या दिया था? एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी दी थी। तो एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी के मतलब क्या हुआ था कि हाउ द यूकैरियोटिक सेल्स आर क्रिएटेड। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब आपका अर्थ इज ओरिजिनेटेड, देन in the earlier life there is a prokaryotic life or prokaryotic organisms are dominating, but suddenly और slowly डेवलपमेंट के साथ आपका क्या हुआ? नीड के बेसिस पे यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुई। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी
उन्होंने क्या किया, जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल या एरोबिक एक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसका इनगल्फिंग किया इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मींस अपने अंदर ले लिया पूरा। ठीक है, फिर सेकंड था जिसमें क्या किया उन्होंने, क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट को भी क्या किया, अपने अंदर इनगल्फिंग ले लिया, तो ये बाद में यूकैरियोटिक सेल्स बन गई। ओके, इसलिए अगर देखा जाए तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोट्स होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। ठीक, तो ये आपका लिन मार्गुलिस की थ्योरी थी। ठीक है, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, हु प्रपोज द एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, तो ये आपकी दी थी लिन मार्गुलिस। ओके, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो जीके के टाइप के क्वेश्चन है ये, जैसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल्स कौन सी है आपकी, तो ऑप्शंस में होंगे, लेकिन आपका आंसर जाएगा हमेशा जाइलम बेसल। ओके, आपके आंसर कुछ भी हो सकते हैं, वो आंसर हमेशा आपका जाएगा जाइलम बेसल्स। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट सेल में हमारा आंसर जाता है माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा की सेल्स होती है वो सबसे स्मॉल होती है। अगर इसकी स्पीशीज भी देखें, एक गैलीसेपिटम, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेपिटम की जो सेल्स है वो आपकी स्मॉलेस्ट सेल्स है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर माइकोप्लाज्मा भी डिफरेंट तरह की स्पीशीज दे दे, तो हमारा जो गैलीसेप्टम है दैट इज द स्पीशीज, उसकी सबसे छोटी आपकी सेल्स। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपका लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, तो आपका लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल्स कौन सा आएगा। अगर आपका आंसर आए कि भाई आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ सेल्स, तो उसमें जैसे आपका आंसर आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, तो आपका आंसर हमेशा जाएगा न्यूक्लियस। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल, क्योंकि इसी को जो आपका न्यूक्लियस है दैट इज द मेन पावर सेंटर ऑफ द सेल्स। ओके, क्योंकि ज्यादातर जितने भी रेगुलेशन है वो न्यूक्लियस के थ्रू ही रेगुलेट होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रोसेस रेगुलेट होते हैं, इसलिए दिस इज द न्यूक्लियस इज द बिगेस्ट ऑर्गन और इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ द सेल्स। मोस्टली आपका कितना 10% तक का जो सेल्स का पार्ट है वो ओनली न्यूक्लियस के द्वारा कवर होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली ऑफ द सेल्स, तो आंसर आपका जाएगा राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम है वो आपके स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली ऑफ द सेल्स है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि हु प्रपोज द प्रोटोप्लाज्म टर्म। ओके, तो आंसर जाएगा आपका पुरकिंजे। ओके, पी से यहां से नाम स्टार्ट हो रहा है, पी से इनका, तो पुरकिंजे। ओके, फिर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, मींस प्रोटोप्लाज्म, अगर इतना ही क्वेश्चन आया कि प्रोटोप्लाज्म इज इट, तो आपके ऑप्शन में अगर जैसे आए कि ये सॉल्यूशन है या जेल है, तो जो आपका आंसर आएगा ये एक तरह से क्रिस्टलोइड कोलोइड, ये क्रिस्टलोइड कोलोइडल है, ना सेल है, ना सोल है, ना जेल है। ओके, द प्रोटोप्लाज्म इज ए क्रिस्टलोइड कोलोइडल। तो ये आपके क्वेश्चंस जो आपकी मेनली सेल बायोलॉजी हिस्ट्री से या फिर एक कह सकते हो सेल बायोलॉजी जीके में ये क्वेश्चंस बनते हैं मेनली ऑब्जेक्टिव के, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। सो नेक्स्ट आते हैं अपन के सेल। अब दूसरा बात करते हैं फिर सेल्स की, तो बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सबसे पहले हमारा सेल बायोलॉजी स्टार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन से, तो सेल मेम्ब्रेन में हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन मॉडल्स की। तो अभी तक सेल मेम्ब्रेन के 3 मॉडल दिए गए थे। ओके, तो जैसे सबसे पहले सैंडविच मॉडल दिया गया था, ठीक है, तो सैंडविच मॉडल इज गिवन बाय द ह्यूज डेवसन एंड जेम्स डैनिली, तो हम इसको डेवसन एंड डैनिली मॉडल भी बोलते हैं, इन द ईयर 1935। तो उन्होंने क्या बोला था कि आपकी जो लिपिड्स है
वो सेंटर्स में होते हैं, प्रोटीन मोनोलेयर होते हैं। ठीक है, इन्होंने भी प्रोटीन लिपिड ही कंसेप्ट दिया था, लेकिन जो उसकी बाद में देखा कि जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन कोरिलेट नहीं हो रहा है, तो ये थ्योरी बाद में गलत हो गई। बाद में जेडी रॉबर्टसन ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स। ओके, तो 1959 में दिया था। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर कोई लिपिड और प्रोटीन के लिए नहीं होते, यहाँ पूरा ये एक मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। ठीक है, थर्ड दिया था दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ओके, अब ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्यों है? क्योंकि इसमें जो इन्होंने स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस दिया था वो आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो फंक्शन से कोरिलेट करता है, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो आंसर जाता है, अब आंसर में आ जाएंगे सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, बैटरी मॉडल, कुछ भी मॉडल का नाम दे सकते हैं, बट आंसर जाएगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, कभी कभी ये साइंटिस्ट का नाम जरूर पूछते हैं कि हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो आपका देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है, आप एक सीधे वे से भी जा सकते हैं, उल्टे वे से भी जा सकते हैं, कैसे भी आप याद कर सकते हो कि सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके द्वारा दिया गया। ओके, आपके मेनली क्वेश्चन तो यहाँ पर ही बनते हैं कि इसमें क्या होता है, लिपिड की तो बाइलेयर होती है और उसमें प्रोटीन के मोजाइक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद हम बात करें अगर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की। ओके, जो सेल लेयर्स होती है, जैसे आपकी लिपिड बाइलेयर्स हो गई। ओके, इसके बाद आपकी तीन तरह की प्रोटीन्स होती है सेल मेम्ब्रेन में। एक तो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती है, जैसे नाम से हो रहा है इंटीग्रल, एनकोड्स और द पेरिफेरल। ठीक है, तो आपकी एक तो तीन प्रोटीन्स का नाम होना चाहिए, याद होना चाहिए, कौन कौन सा? इंटीग्रल, एनकोड और द पेरिफेरल प्रोटीन्स। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं कि लिपिड बाइलेयर का काम क्या है। तो लिपिड में ये है कि जो आपके फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो उससे जब जनरली क्या होता है कि जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होते हैं, आपका डबल बॉन्ड होता है, जबकि आपकी सैचुरेटेड एसिड में क्या होते हैं, पूरे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जब आपका डबल बॉन्ड होता है तो उससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये रोटेशन करता है, जो बॉन्ड है वो रोटेट करता है, जिससे कि क्या होता है, जो सेल में टाइट पैकेजिंग होती है उसको ब्लॉक करता है। अब जब टाइट पैकेजिंग ब्लॉक करता है उससे क्या होता है, एक तो आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, जो आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो आपकी बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपकी लिपिड बाइलेयर होती है वो एम्पीपैथिक नेचर होता है। ठीक है, मींस इसके पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, ये फैटी एसिड चेन होती है। ठीक है, तो इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक चेन्स होती है। ठीक है, तो एम्पीपैथिक नेचर होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो लिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन में वो नेचर कौन सा है, तो हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, एम्पीपैथिक होती है, नन ऑफ दीज होती है, वो कुछ भी होती है, तो आंसर हमेशा आपका जाएगा एम्पीपैथिक। ठीक है, इसके अलावा लिपिड बाइलेयर होती है वो आपकी मेम्ब्रेन की स्लाइडनेस प्रोवाइड करती है, जो स्लाइड है वो प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स में जैसे इंटीग्रल प्रोटीन्स, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये इंटायरली आपके लिपिड फास्फोलिपिड लेयर में मौजूद रहती है। ठीक है, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और जितने भी मेनली ये क्या करती है, आयन चैनल्स की तरह काम करती है। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो क्या करती है, आयंस का ट्रांसफर का काम करती है, आयंस चैनल्स की तरह वर्क करती है। तो ये क्वेश्चन अगर आप टफ क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वर्क एज ए आयन चैनल। तो आंसर आ जाएंगे जैसे इंटीग्रल प्रोटीन, एनकोड प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये बोथ इंटीग्रल एंड एनकोड प्रोटीन्स। तो आंसर आपका हमेशा जाएगा ओनली इंटीग्रल प्रोटीन्स। ओके, और ये प्रोटीन्स पार्टिसिपेट इन द सिग्नल ट्रांसडक्शंस। ओके, तो इंटीग्रल प्रोटीन्स आपका जो सिग्नल का ट्रांसडक्शन, जैसे आपका सिग्नल सबसे पहले लिया जाएगा पेरिफेरल से, ठीक है, और वहां से सिग्नल अटैच होकर इंटीग्रली जो ट्रांसडक्शन होगा, ट्रांसडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स।
ओके, नेक्स्ट आ गया एंकोर्ड प्रोटीन्स। ओके, ये प्रोटीन्स क्या है, मेम्ब्रेन सरफेस से बाइंड रहती है विद द फैटी एसिड्स, और ये किससे बॉन्ड होती है, कोवेलेंटली बॉन्ड। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि भाई एंकोर्ड प्रोटीन्स होती है वो मेम्ब्रेन सरफेस से कौन से बॉन्ड से बाइंड होती है, कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट, हाइड्रोजन, कुछ भी आंसर में होगा, लेकिन हमारा आंसर हमेशा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब इसमें क्या होता है, दो फेस होते हैं, एक तो जीपीआई होता है, जीपीआई एंकोर्ड, वो क्या होता है, आउटसाइड होता है, और एक पेरेनियल से बाइंड होता है फैटी एसिड से, वो साइटोप्लाज्म फेसिंग होता है, मतलब इसके दो साइड होते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ठीक है, तो जो कभी कभी पूछ लेते हैं, ये जो पेरेनियल पोर्शन है वो आपका साइटोप्लाज्म फेसिंग होता है, और जीपीआई एन्कोड प्रोटीन होती है वो आपके अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो ये लोकेशन भी कभी कभी पूछ सकते हैं। फिर पेरिफेरल प्रोटीन, नाम से पता चल रहा है मेम्ब्रेन सरफेस पे प्रेजेंट है। दूसरा, बाइंड बाय द मोनोवैलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड। अब ये भी देख लो, यहाँ पर आपके कोवैलेंट बॉन्ड था और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड था या आयनिक बॉन्ड था। ठीक है, अब ये क्या करती है, दिस प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द साइटोस्केलेटन। जो आपका माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, एक्टिन्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो आपके लोकोमोशन के लिए इन्वॉल्व होती है उनमें, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब लोकोमोशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, एक चेओट्रोपिक करके सॉल्यूशंस होते हैं या साल्ट होते हैं या हाई साल्ट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में क्या होता है कि ये बॉन्ड टूट सकते हैं। ओके, तो विच एजेंट यूज फॉर द ब्रेकिंग दिस मोनोवैलेंट बॉन्ड, तो चेओट्रोपिक एजेंट्स। ओके, चेओट्रोपिक एजेंट्स। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, अब इसके बाद पूछ लें द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन्स का नेचर क्या है, कि परमेबिलिटी, जैसे परमेबिलिटी पे बात करें कि हाईली परमिएबल है या नॉन परमिएबल है या फिर सेमी परमिएबल है या फिर सेलेक्टिव परमिएबल है। ठीक है, तो वैसे तो सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज के लिए परमिएबल और कुछ चीज के लिए नहीं है। ठीक है, तो आंसर ये भी जा सकता है, बट अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है सेलेक्टिव परमिएबल, तो मोर करेक्ट आंसर आपको होगा सेमी परमिएबल नहीं होगा, सेलेक्टिव परमिएबल होगा, क्योंकि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। वो क्या करती है, मेनली आपके जैसे वाटर और कुछ गैसेस मॉलिक्यूल जैसे CO2, ऑक्सीजन, इनके लिए तो क्या होती है, परमिएबल होती है, लेकिन जितने भी आयंस होते हैं, चाहे आपके हाइड्रोजन आयन हो, पोटेशियम आयन हो, सोडियम आयन हो, क्लोरीन आयन हो, या कोई सा भी आयंस हो, इनके लिए हमेशा इम्परमिएबल होगी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ऐसा मिले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अब आपका ऑप्शन में CO2, H2O कुछ भी दे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में अगर आयन कोई सा भी दिख जाए, तो आयन कभी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट परमिएबल नहीं हो सकते हैं। उनके लिए या तो चैनल पंप की हमें हेल्प मिलेगी, हेल्प लगेगी। ठीक है, तो दे कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू द चैनल्स और पंप ओनली, मीन डायरेक्टली दे कैन नॉट मूव इनटू द सेल। ओके, इसके बाद कभी कभी ये पूछ लेते हैं स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इन नोन एज सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आजकल नहीं पूछेंगे, जस्ट बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछते हैं मेम्ब्रेन लिपिड इज मेड अप ऑफ, तो फॉस्फोलिपिड। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन बाइलेयर जो है आपकी फॉस्फोलिपिड की बनी है, लेकिन बायोलॉजी में क्या है, हमेशा आपको एक्सेप्शन याद होने चाहिए। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या था, वायरस। ठीक है, ऐसे ही मेम्ब्रेन बाइलेयर ज्यादातर फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो मेनली डाई गैलेक्टो लिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड नहीं होता उसमें। ठीक है, तो जनरली डाइग्लैक्टोलिपिड या इसको हम बोल सकते हैं ग्लाइकोसिल ग्लिसराइड्स। ओके, तो ये आपकी याद होना चाहिए कि मेम्ब्रेन
अगर आपका सिंपली पूछे मेम्ब्रेन बाइलेयर इज मेड अप ऑफ, तो आंसर आपका जाएगा फॉस्फोलिपिड। अगर पूछे कि क्लोरोप्लास्ट बाइलेयर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो आपका अगर फॉस्फोलिपिड आंसर है तो नहीं जाएगा, उसमें जाएगा डाइग्लाइकोलिपिड मिलेगा या फिर ग्लाइकोसिल ग्लिसराइड्स मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज लिपिड राफ्ट्स। लिपिड राफ्ट्स, तो ये क्या होते हैं, एक तरह से मेम्ब्रेन्स में माइक्रो डोमेन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, असेंबली फॉर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब आपके सेल्स में जितने भी प्रोटीन्स और ये जितने भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ये एक जगह पर अटैच होकर डोमेन बनाते हैं और ये लिपिड राफ्ट्स कहलाते हैं और ये आपके सिग्नलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, अब हमने यहाँ पर पढ़ा था हेड ग्रुप हाइड्रोफिलिक होता है, तो उसमें क्या क्या है प्रेजेंट होता है, सेरीन, कोलिन, ग्लिसरॉल और इनोसिटोल। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये चार तो प्रेजेंट होंगे, तो हमें ये चार याद रखने हैं। इसके अलावा जो भी होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके हेड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सेल्स पर। तो सेल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि मॉडल क्या था, इसकी परमेनेंट नेचर क्या है, किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर क्या होती है, इंटीग्रल, एंट्रर और पेरिफेरल प्रोटीन्स का काम क्या होता है, हेड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, लिपिड राफ्ट्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं। तो पूरा हमारा सेल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नाउ यू कैन डू इजीली। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेल वॉल पर। तो जनरली इससे क्वेश्चन तो कम ही पूछे जाते हैं, बट अगर इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो पहली बात जो आपकी सेल वॉल होती है उसमें आपके 9 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर स्लाइड में दिखा रखे हैं, ये आपके कंपोनेंट होते हैं, मेनली यहाँ तक ही होते हैं, ये तो टाइप है 2। ठीक है, ये आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है। ठीक है, तो सेलुलोज में कभी कभी पूछ लेता है कि सेलुलोज क्या है, तो ये जनरली बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये बीटा 1,4 डी ग्लाइकेन। ठीक है, 1,4 बीटा डी ग्लाइकेन्स, तो इसका ये पॉलीमर। ठीक है, अब इसमें आपका अल्फा 1,4 पूछ लेगा, अल्फा 1,4,1,6 पूछ लेगा, कोई भी ऑप्शन में देगा, लेकिन हमारा आंसर यही जाएगा बीटा 1,4 डी ग्लाइकेन्स। ओके, देन सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी सेल वॉल का पैक्टिन्स। ओके, तो पैक्टिन्स में हमारे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, होमो ग्लैक्टोन, रेहमनो ग्लैक्टोन, अरेबिनोन, गैलेक्टन, अरेबिनो ग्लैक्टोन। तो ये आपके पैक्टिन से जो प्रेजेंट होते हैं, तो आपको कुछ नाम याद हो जाएंगे जैसे होमोग्लैक्ट्रॉन, रेहमनोग्लैक्ट्रॉन, अरेबिनोग्लैक्ट्रॉन, तो ये याद कर लेना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है पैक्टिन का फंक्शन क्या है सेल वॉल में, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रेटेड जेल बनाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स, एजेंट्स या मॉलिक्यूल्स मेड द हाइड्रेटेड जेल इन द सेल वॉल, तो आंसर जाएगा आपका पैक्टिन्स। ठीक है, अब जो हाइड्रेटेड जेल बनाता है इसमें क्या होता है, जो हेमीसेलुलोज होता है वो उसके अंदर इंसर्ट रहता है। ठीक है, तो एक तरह से जो आपका पैक्टिन्स है वो आपका हाइड्रोफिलिक फिलर का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो आपके प्रिवेंट एग्रीगेट्स एंड द कोलैप्स नेटवर्क, जो आपके नेटवर्क्स होते हैं फाइब्रिल्स के, उनको कोलैप्स और एग्रीगेट्स होने से बचाता है। तो एक तरह से हाइड्रोफिलिक फिलर एंड हाइड्रेटेड जेल का काम करता है पैक्टिन। थर्ड इंपॉर्टेंट है हेमीसेलुलोज। तो हेमीसेलुलोज में जैसे जाइलोग्लूकोन्स, जाइलेंस, ग्लूकोमेनोज, अरेबिनोजाइलोन्स, कैलोज। कैलोज का कभी कभी पूछ लेते हैं, इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 डी ग्लाइकेन। जो हमारा सेलुलोज था वो 1,4 था और ये आपका 1,3 है। ओके, ये क्या करता है, दिस बाइंड टू द सरफेस ऑफ सेलुलोज एंड द माइक्रोफाइब्रिल्स टुगेदर इनटू कोहेसिव नेटवर्क एंड क्रॉस लिंक द ग्लाइकेन। तो ये आपका एक तरह से जो आपका क्रॉस नेटवर्क है बाल का अंदर का, क्रॉस लिंकिंग का काम करता है। ठीक है, फोर्थ इंपोर्टेंट पोर्शन है आपका लिग्निन। ओके, तो लिग्निन में जैसे एग्जांपल याद कर लेना, H लिग्निन, G लिग्निन, S लिग्निन। तो अगर मैं कभी क्वेश्चन बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा कि भाई
विच ऑफ द फॉलोइंग लिग्निन इज नॉट प्रेजेंट इन सेल वॉल, तो एच जी एस टी लिग्निन या कुछ भी आंसर दे सकते हैं। तो एच जी और एस जो काउमरिल एल्कोहल, कॉनिफेरल एल्कोहल, सिनाफिल, ये तीनों आपके, और सिनामिल एल्कोहल, ये चारों आपके प्रेजेंट होते हैं मेनली सेल वॉल। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में कौन से होते हैं? हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये आपकी सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होती है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स, एस आर जी पी, पी आर पी, जी आर पी। तो आंसर जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स, मोस्टली 55%। फिर प्रोलीन रिच प्रोटीन वो आपकी 0 to 20% होगा, और ग्लाइसिन रिच प्रोटीन्स होगा, वो बाकी बचा कुचा जो है वो ये आ जाएगा। तो सबसे कम ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमारी सेल वॉल है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सेलुलोज कंटेंट वाज फाउंड हाईएस्ट इन द विच टाइप ऑफ सेल्स, तो आंसर जाएगा आपका सेलुलोज। जैसे आपका एग्जांपल है कॉटन फाइबर, तो उसमें मेनली सेलुलोज होता है। जबकि प्राइमरी सेलुलर वॉल में क्या होता है, 25 सेलुलोज, 30 हेमीसेलुलोज, 40% आपका प्रोटीन्स होता है। ठीक है, और 2.5% आपके अलग स्टैंडर्ड प्रोटीन्स होते हैं, जो स्पीसीज अलग अलग में अलग अलग होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि 25% सबसे ज्यादा सेलुलोज कौन सी सेल वॉल में होता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल में होता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है प्राइमरी सेल वॉल में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके सेल वॉल से बन सकते हैं कि सेलुलोज क्या है, या तो इनकी स्ट्रक्चर से आ सकता है, किसके पॉलीमर है, या फिर जैसे हाइड्रेटेड जेल का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोफिलिक फेलियर का काम कौन कर रहा है, क्रॉस लिंकिंग का काम कौन कर रहा है, या फिर कौन कौन से टाइप के लिग्निन्स प्रेजेंट है, या फिर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर प्रोटीन कौन सा है। तो ये हो गया आपका सेल वॉल। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंक्शंस की। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस जनरली आपके ऑब्जेक्टिव में तो नहीं बनना चाहिए क्वेश्चंस यहाँ से, बट अगर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो आपका दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। हमको लगता है कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल एक जैसे फंक्शंस होंगे और डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे सेल वॉल्स, अब जैसे ये क्वेश्चन है जैसे प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसमें सेल वॉल का यूज होता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेल्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड द टेक्सटाइल, तो सेल वॉल आंसर जाएगा। ठीक है, आल्सो इट मेंटेन द वाटर रिलेशन एंड द ट्रांसमिशन फ्लो। ठीक है, इसके अलावा इट रेगुलेट द मॉर्फोजेनेसिस, जो आपका प्लांट का एक्सटर्नल मॉर्फोजेनेसिस है दैट इज रेगुलेटेड बाय द सेल वॉल। ओके, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो आपका टर्गर, सेल ऑर्गेनेली होते हैं उनकी टर्गर उसको मेंटेन करती है मॉर्फो को। ठीक है, जो अंदर का काम करती है वो सेल मेम्ब्रेन करती है, और बाहर का जो सेल का काम करती है वो आपका सेल वॉल करती है। इसके अलावा जो सेल वॉल है इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, आल्सो डिटरमाइन द सेल सेप। ठीक है, आल्सो बैरियर फॉर द पैथोजेंस, जो जितने भी बायोटिक स्ट्रेस है उनके लिए दिस इज वर्क एज ए प्राइमरी बैरियर्स। ठीक है, आल्सो प्रोटेक्टिंग द प्रोटोप्लास्ट, या प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। आल्सो रेगुलेट द सेल वॉल्यूम। ठीक है, सो ये तो आपको हो गया फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब यहां पर देखो सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, ऑर्गेनेली के ऊपर या सेल्स के ऊपर डायरेक्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आती है सेल वॉल। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मींस जो आपका साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करने का काम करती है। जैसे ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, इनके बीच में साइटोप्लाज्म ये है, तो यहां पर मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर बॉर्डर ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, जो सेल वॉल है वो सेल का बॉर्डर है, और सेल मेम्ब्रेन सेल का है, ऑर्गेनेली का। ठीक है, आल्सो दिस इज वेरी सेलेक्टिवली परमेबल, यहां पर इतना सिलेक्शन नहीं होता, बट यहां पर सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेलेक्टिवली इनके लिए मेंटेन हो गया। इसके अलावा सेल एडिएशन, आयन कंडक्टिविटी एंड सिग्नलिंग, ये जितने भी प्रोसेस है सिग्नलिंग के वो आपके सेल
मेम्ब्रेन या सेल के अंदर होते हैं, सेल वॉल पे नहीं होते। इसके अलावा साइट फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शंस, कुछ एंजाइम्स के लिए ये साइट प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके सेल बायोलॉजी या सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था। इसके अलावा अगर हम देखा जाए ओरिजिन ऑफ लाइफ में, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में अगर हम बात करें कि ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर है वो हमारी अर्थ का 3.9 के आसपास जनरली आंसर जाता है, हमारी अर्थ का ओरिजिनेटेड हुआ लाइफ का। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी एक जो है वो बस कभी कभी पूछ सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी जिससे आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद हम बात करें अगर अर्ली अर्थ एटमोस्फेयर की, तो हमारा अर्ली अर्थ एटमोस्फेयर पे क्या ऑक्सीजन एब्सेंट थी, क्योंकि जितने भी हमारे पहले के ऑर्गेन थे वो एन ऑक्सीजेनिक थे। ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रस्ट हुआ है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा पूछ लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है उस पर वाटर का सोर्स क्या है। हम जनरली अगर आंसर ओशन आ गया तो ओशन को टिक कर देंगे, नहीं, जो कोई दूसरे प्लेनेट या कहीं से स्पेस से एस्ट्रॉयड आया होगा दैट इज नोन एज कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स। ओके, ये एस्ट्रॉयड्स है, ये हमारे अर्थ पे सबसे पहले वाटर का सोर्स बना था। इसी से हमारी जो पहले अर्थ लावा थी वो ठंडी हो गया, उस पर पानी और ये फॉर्मेशन एक हुआ। ठीक है, तो ये एक पूछ लेते हैं। एक ये पूछ लेते हैं जो हमारी अर्थ थी पुरानी उसको आरएनए वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि पहले जितना भी जो आपका काम था हेरिडिटी का वो डीएनए की जगह आरएनए करता था, मतलब आरएनए एंजाइम का काम करता था, आरएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल था। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा कुछ थ्योरिया बोलती है कि जो हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ है दैट इज नॉट ड्यू टू द बिग बैंग थ्योरी, अपने आप नहीं हुआ है, वो किसी और अंतरिक्ष या ग्रह से, दूसरे ग्रह से, वहां से सीड्स आए हैं, वहां से मतलब ओरिजिनेटेड हुआ है। कुछ एक लोग बोलते हैं कि जो अर्थ का ओरिजिनेटेड है वो न्यूक्लियर गाइसर थे, जो जहां पे न्यूक्लियर मतलब जैसे कुछ मेटल थे न्यूक्लियर यूरेनियम टाइप्स के हेडन इयोन्स एरा में, तो वहां पे मतलब उनके आसपास जो है आपका लाइफ का ओरिजिनेटेड हुआ। इस थ्योरी को भी बहुत कुछ सपोर्ट मिला है, इसको भी मिला है। ठीक है, तो अभी ये बट अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, दैट इज द मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था 1952 में। तो इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट ये लेके और गैस इलेक्ट्रिक लेके उन्होंने एक ये इंपॉर्टेंट था कि इसमें गैस देखिए आप, वाटर है, मेथेन है, अमोनिया है, H2 है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस मिलर यूरी ने कौन सी गैस का यूज नहीं किया था, तो CO2 गैस का उन्होंने यूज नहीं किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही यहाँ पर से ये बनता है। ठीक है, तो ये so friend, this is about the today's lecture. So in this we discuss about the कि आपके सेल बायोलॉजी से, सेल मेम्ब्रेन से, सेल वॉल से, ओरिजिन ऑफ लाइफ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। So this is a very important topic can be asked in the different competitive exams. So thank you very much.